दोस्तों, एसएलपी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हमारी एसीएफ की तीसरी क्लास है, मतलब 4th क्लास है। फर्स्ट सिलेबस था जिसमें हम आज की क्लास में हम देखेंगे रासायनिक साम्य यानी कि इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो हमें 2 साम्यावस्था पढ़ना है, एक तो रासायनिक साम्य पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, आयनिक साम्य पढ़ना है। रासायनिक साम्य में आज की क्लास में हम रासायनिक साम्य देख रहे हैं और रासायनिक साम्य में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो साम्यावस्था, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, केपी केसी में संबंध, विभिन्न कारकों के परिवर्तन से साम्य में प्रभाव। इस 5 पॉइंट में हम क्या करेंगे, रासायनिक साम्य को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साम्यावस्था, उत्क्रमणीय और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, 3 टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं साम्यावस्था क्या होता है। तो क्या होता है साम्यावस्था? साम्यावस्था वह गतिमान स्थिति है जिसमें आपस में 2 प्रक्रियाएं एक समय पर समान गति से होती है। ठीक है, ए बी और सी डी। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, और सी डी क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। जिस गति से ए बी से सी डी बन रहा है उसी गति से सी डी से ए बी बन रहा है, यानी अभिक्रिया मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन अग्र अभिक्रिया हो रहा है, और सी डी से जब ए बी बन रहा है तो पश्च यानी बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो हमारी अभिक्रिया दोनों ओर हो रही है, और दोनों ओर जब अभिक्रिया होती है तो एक साम्य स्थापित हो जाता है जिसे हम साम्यावस्था कहते हैं। अब साम्यावस्था भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक साम्य और दूसरा होता है रासायनिक साम्य। तो भौतिक साम्य में क्या होता है, तो भौतिक साम्य में भी अलग अलग साम्य, जैसे कि द्रव और ठोस के बीच साम्य भौतिक साम्य में, और द्रव एवं गैस के बीच साम्य। ठीक है, ये सब भौतिक साम्य है। द्रव और ठोस के बीच कैसा साम्य होता है। तो अगर आप बर्फ़ देखोगे, मान लो आपने एक थर्मस लिया हुआ है, तो थर्मस में बर्फ़ है और पानी है। ठीक है, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे तो भी वो बर्फ़ वैसा ही रहेगा और जो पानी है वो भी वैसा ही रहेगा। इसका मतलब आपको ये लगेगा कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। रिएक्शन नहीं, क्योंकि भौतिक पढ़ रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो बर्फ़ है पिघल कर पानी में परिवर्तित हो रहा, और ये पानी जो है बर्फ़ में परिवर्तित हो रहा। इस तरह इस बर्फ़ और इस पानी के बीच एक साम्य स्थिति बन जाती है, और ये साम्य कैसा रहता है, भौतिक साम्य। दूसरा है गैस द्रव साम्यावस्था। तो गैस द्रव साम्यावस्था में कैसा होता है, तो गैस और द्रव साम्यावस्था में आप लोगों ने कोक का बॉटल देखा होगा, कोका कोला या फिर सॉफ्ट ड्रिंक। आप जैसे ही बॉटल खोलेंगे वहाँ से क्या निकलता है, गैस निकलता है। तो उस बॉटल में क्या रहता है, उस बॉटल में लिक्विड और जो गैस मिक्स किया गया होता है वो लिक्विड और गैस कैसी स्थिति में होते हैं, तो साम्यावस्था की स्थिति में होते हैं गैस और लिक्विड। यह है गैस द्रव साम्यावस्था। गैस द्रव साम्यावस्था के लिए हेनरी ने एक नियम दिया। हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने क्या नियम दिया, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा विलयन के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। उसको भी छोड़ो, आप इमेजिन करो कि एक बॉटल है, बॉटल में क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और गैस भरा हुआ है। तो कोई भी गैस मेरा यहाँ पे विलेय है, ठीक है, और ये जो लिक्विड है ये मेरा यहाँ पे विलायक है। तो कोई भी गैस किसी विलायक में कब घुलेगा, जब हम इस गैस के ऊपर क्या डालेंगे, दाब डालेंगे, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब आप किसी बॉटल में प्रेशर अप्लाई करोगे तभी तो गैस आसानी से इस लिक्विड में मिल पाएगा, नहीं तो वो तो उड़ जाएगा। अगर उसको मिलाना है तो ऊपर से क्या देना पड़ेगा, दाब देना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं
किसी निश्चित ताप पर विलायक ये है, विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलेय कौन है, गैस है, विलेय गैस की मात्रा विलयन के ऊपर जो दाब लग रहा है उसके समानुपाती होती है। एक बार और डेफिनेशन को मैं बता रही हूँ। जो हमारा सॉल्यूशन है विलायक, यानी किसी निश्चित ताप पर इस विलायक की जो निश्चित मात्रा है, इस विलायक की निश्चित मात्रा में जिसमें कौन घुल रहा है, विलेय घुल रहा है, तो विलेय गैस की जो मात्रा होती है, विलेय गैस की कितनी मात्रा यहाँ पे घुल सकती है, जितना दाब लगाएंगे उतना ही घुलेगा। तो हम इस विलेय की मात्रा यानी m और कितनी मात्रा घुल रही है, जितना दाब लगा रहे हैं, तो वो दाब इस विलेय की मात्रा के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यानी जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही विलेय का अमाउंट इस विलायक में घुलेगा, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, m क्या है, मात्रा है विलेय की, और p क्या है, उस पर लगने वाला दाब, जितना दाब लगाया उतनी मात्रा यहाँ पे डिजॉल्व हुई। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दूँ तो मैं m इज इक्वल टू इसके जगह लिख दूँगी kp। ये हेनरी का नियम है और ये रिलेशन उसने बताया कि विलेय की मात्रा और दाब के बीच। अब आगे देखेंगे अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एसीएफ में। तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में पूर्ण हो जाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कुछ विशेषताएं दी हुई है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। एक ही दिशा में होता है बोला है, यानी ए से बी जाएगा लेकिन बी से ए नहीं जाएगा। ठीक है, केवल ए से बी जाएगा लेकिन बी से ए नहीं जाएगा। विशेषता क्या दिया हुआ है, ए एक दिशात्मक तीर से प्रदर्शित करते हैं। हमने इसको कैसे शो किया है, एक दिशात्मक तीर से प्रदर्शित किया है। ये अभिक्रिया अब एक ही दिशा में चल रहा है, तो सिंपल सी बात है वो कैसा होगा, एक समय ऐसा आएगा जब अभिक्रिया मेरी कंप्लीट हो जाएगी, प्रोडक्ट पूरा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित नहीं होता। सिंपल सी बात है, यहाँ पे केवल ए से बी बन रहा है, बी से ए नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे केवल वन डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे कोई साम्यावस्था स्थापित नहीं होगा। फिर फोर्थ क्या है, सामान्यतः ये अभिक्रियाएं विषमांगी होती है। विषमांगी का मतलब होता है अलग अलग स्टेट में या अलग अलग अवस्था में। जैसे कि अगर सॉलिड यानी ठोस और ठोस अवस्था है तो ये कैसा हो सकता है हमारा, ये हमारा विषमांगी है, समांगी है। समांगी मतलब सेम, होमोजीनस, और सॉलिड और लिक्विड है यानी ठोस और द्रव है, तो ये क्या हो जाएगा, विषमांगी। द्रव और गैस है यानी लिक्विड और गैस, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषमांगी। ठीक है, लेकिन अगर गैस और गैस है तो समांगी हो जाएगा, लिक्विड और लिक्विड है तो समांगी हो जाएगा। अगर किसी भी अभिकारक में अवस्था अलग अलग है तो अवस्था अलग अलग है तो वो कहलाता है विषमांगी। उदाहरण देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कौन से अवस्था में है, ये है सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, सॉलिड, और CO2 क्या है, गैस। ये केवल वन डायरेक्शनल रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये एग्जाम्पल आपने घरों में भी देखा होगा, जब दिवाली का टाइम आता है और दीवाल को रंगना होता है तो आप क्या करते हैं, चूना लेते हैं। जैसे ही चूना में अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ा हीट फील होता है, मतलब थोड़ा गर्म लगता है। तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे CO2 गैस क्या होती है, रिलीज़ होती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है KClO3 जब KCl और O2 में टूटता है। ये दो एग्जाम्पल मेरे किसके हो गए, अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन के। फिर है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल, ऐसी अभिक्रियाएं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती। ऐसा भी, ये क्या है, अग्र है और ये क्या है, पश्च, दोनों दिशा में हो रहा है मतलब उत्क्रमणीय, और केवल एक में था तब अनुत्क्रमणीय। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी,
उत्क्रमणीय अभिक्रिया दो तीरों से, एक और दो तीरों से प्रदर्शित किया जाता है, एक दूसरे के दोनों क्या होता है विपरीत। इन अभिक्रियाओं की गति मंद होती है और ये कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। अब मंद क्यों होती है और पूर्णता को प्राप्त क्यों नहीं करते? अब ए से मेरा क्या बन रहा है बी। अब ए से पूरी तरह बी बनता तब पूर्ण होता, लेकिन जितना अमाउंट ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन जा रहा है। अब हो क्या रहा है? अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जब अग्र अभिक्रिया होती है तो ये अभिकारक है, और जब पश्च अभिक्रिया होती है तो ये अभिकारक है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं तो पूर्णता को कहाँ प्राप्त होंगे? इसलिए ये अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती और इन दोनों के बीच क्या स्थापित हो जाता है? साम्य। ये अभिक्रियाएं समांगी एवं विषमांगी दोनों हो सकती है। उदाहरण दिया हुआ है PCl5। जब PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो वो किस में टूटता है? PCl3 और Cl2 गैस। और जब हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और क्लोरीन गैस को ठंडा करते हैं तो वापस वो क्या बना लेता है? PCl5। यानी कि ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल दिया हुआ है H2I2 2HI N2O2 2NO और ये नीचे। ठीक है, ये सब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य देखते हैं। कैसे उत्क्रमणीय अवस्था में साम्य स्थापित हो सकता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम ऐसा शो करेंगे, A प्लस बी से क्या बन रहा है? C प्लस डी। ये अग्र अभिक्रिया, A पश्च अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमेशा AB की अभिक्रिया की जो दर होती है वो CD के अभिक्रिया के दर के बराबर होती है। दोनों बराबर होगा तभी तो साम्य स्थापित होगा। दूसरा, साम्यावस्था पर क्रियाकारक और क्रियाफल के सांद्रण स्थिर रहते हैं। क्यों स्थिर रहते हैं? क्योंकि अगर मान लो मेरा AB कितना था पहले? 100 था। ठीक है, ये कितना हुआ? 90 हुआ। अब ये कितना हो जाएगा? अब ये फिर से इसमें कन्वर्ट, एक कंडीशन फिर क्या आएगा? फिर ये कितना हो जाएगा? 90, ये 10। इस तरह एक कंडीशन इतना आएगा। अभी ये कम हो रहा है और अभी ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और दोनों के अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो स्थिति कहलाएगी साम्यावस्था की। वहाँ पे जो अभिकारक का सांद्रण है और जो उत्पाद का सांद्रण है दोनों क्या होंगे? स्थिर होंगे। कौन चेंज कर सकता है साम्यावस्था को, साम्य की स्थिति को? तो अगर हम ताप, दाब या सांद्रण में परिवर्तन करें तो साम्य को बदला जा सकता है, यानी इक्विलिब्रियम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये हम लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं, अगर कोई अभिक्रिया अग्र है तो उसको कैसे शो करते हैं? A प्लस बी, ये अग्र अभिक्रिया CD बनाया। पश्च अभिक्रिया जब CD से AB, ये अग्र अभिक्रिया में AB क्या है? अभिकारक है और CD क्या है? उत्पाद है। पश्च अभिक्रिया में CD अभिकारक है और AB क्या है? उत्पाद है, क्योंकि पश्च में उल्टा होगा। अब साम्यावस्था में मैं लिखूंगी तो ऐसा लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ। अब अगर साम्यावस्था स्थिरांक लिखें हम तो साम्यावस्था स्थिरांक कैसे लिख सकते हैं? ये मेरा साम्यावस्था स्थिरांक Kc है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी उत्पाद, ठीक है, इसको कोष्टक से शो करना है, बाय अभिकारक, मतलब बटे अभिकारक। अब ये ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ कैसा? AB जब उत्पाद बनाएगा, AB कितना था? 100। जब उत्पाद शुरू में तो 0 था, बाद में उत्पाद बना तो ये मान लो 90 हो गया है, 10। तो अभिकारक में कमी आई ना, तो अभिकारक में कमी आएगी तो ये जो ग्राफ है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन उत्पाद क्या हो रहा है मेरा? पहले 0 था, अब 10 हुआ, मतलब उत्पाद बढ़ रहा है। तो उत्पाद का ग्राफ कैसा होगा? ऐसे बढ़ते हुआ होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये कम होते होते और ये बढ़ते बढ़ते दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा और दोनों के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। उसे ऐसे शो किया गया है। ठीक है, अग्र अभिक्रिया का ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, पश्च का इंक्रीज हो रहा है और ये साम्यावस्था का है। ठीक, अब आगे
अगर मेरा रिएक्शन कैसा दिया है, ऐसा दिया है ये, तो इसके लिए स्थिरांक कैसे लिखेंगे? तो ये जो सामने स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया है ए बी सी डी, उसको आप क्या करोगे, उसको पावर में चढ़ा देना, सी के ऊपर सी, डी के ऊपर डी, ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी, ऐसे लिखना। साम्यावस्था केसी क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक। अब देखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या सक्रिय मात्रा का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसमें क्या होता है, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होती है तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। टफ लग रहा है थोड़ा एग्जाम्पल? हाँ लग रहा है, सॉरी डेफिनेशन। इसको बहुत इजी वे में देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिया है ए बी और यहाँ पे मैंने लिया है सी डी, तो ए बी मेरा क्या है? ए बी मेरा अभिकारक है। तो हमारे डेफिनेशन में यही कहा गया है, यही इसी की सक्रिय मात्रा ना, अभिकारक की सक्रिय मात्रा। तो कोई भी अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अभिक्रिया की दर जो है इन अभिकारकों की सांद्रता यानी A और B, इन अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में जो क्रिया की दर है वो उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। और अगर इसमें सामने अगर कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया है तो उसको पावर में लगा देना। हो गया। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या रखते हैं कि अगर मैं अग्र अभिक्रिया के लिए लिखती हूँ RF, तब मैं लिखूँगी RF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया के लिए दर। तो मैं क्या लिखूँगी, RF इज़ प्रोपोर्शनल टू AB। प्रोपोर्शनल हटेगा तो K1 लग जाएगा। अगर बैकवर्ड के लिए लिखूँ तो बैकवर्ड के लिए यानी पश्च के लिए अभिकारक कौन होगा, ये। तो मैं लिख सकती हूँ RB इज़ प्रोपोर्शनल टू CD, यानी कि RB इज़ इक्वल टू K2CD। अब जब साम्यावस्था की बात करूँगी तो मैंने वहाँ ऊपर एक पॉइंट देखा कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है साम्यावस्था में। तो देखते हैं, ये है अग्र अभिक्रिया की दर, ये है पश्च अभिक्रिया की दर, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। कब, साम्यावस्था में। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, किसका रख देते हैं, अग्र अभिक्रिया के लिए मेरा क्या था, RF इज इक्वल टू RB। तो RF का वैल्यू क्या है, K1AB और RB का K2CD। अब क्या कर सकते हैं इसको, अगर K2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, K1/K2 और AB इधर चला जाएगा तो CD/AB। K1 KC को हम K1/K2 को KC से डिनोट कर सकते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा फॉर्मूला द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। अगर इसके सामने AB होता तो वो कहाँ चला जाता है, इसके पावर में चला जाता, लेकिन AB नहीं दिया था इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। नीचे क्वेश्चन वैसे दिया है, अगर मान लो ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है तो इसके लिए द्रव्यानुपाती कैसे लिखोगे। तो उत्पाद मेरा यहाँ पे, उत्पाद क्या है मेरा, C है, D पावर क्या है, सामने क्या है M1, इसके सामने M2, बाई में क्या लिख सकती हूँ, A के पावर में क्या कर सकती हूँ N1 और B के पावर में क्या कर सकती हूँ N2। ये मेरा KC हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी रिएक्शन दिया है तो आप KC आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एक नोट है, क्या नोट है, जब अभिक्रिया कैसा हो, द्रव या विलयन अवस्था में हो तो हम उसको KC से डिनोट करते हैं। क्यों KC से करते हैं, क्योंकि अगर विलयन अवस्था में है मतलब हम सांद्रता देखेंगे उसकी, और सांद्रता यानी C कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो अभिकारकों की सांद्रता को उसके आंशिक दाब से व्यक्त करते हैं। अब गैस अवस्था में रहेगा तो उसमें तो सांद्रता होगा नहीं, उसमें क्या लगेगा, दाब, तो उसके लिए उसको हम Kp से रिप्रेजेंट करते हैं। Kp इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, PCM PDM, मतलब ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, केवल प्रेशर का टर्म यहाँ पे ऐड हो गया है, केवल प्रेशर ऐड हो गया है, बाकी वो ऊपर जो लिखा था हमने वही इक्वेशन है।
ऊपर क्या लिखे थे, सी की पावर क्या लिखे थे, m1 और डी की पावर m2। बस कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे प्रेशर ऐड कर दिया गया और कुछ नहीं। अब PA PB PC एवं PD क्या है, तो ABD की आंशिक दाब, और N1 N2 M1 M2 क्या है, तो ABCD के मोलों की संख्या। अब एक उदाहरण देखते हैं हम। सेम क्वेश्चन 2016 में पूछा है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और आप, ये 2016 का नहीं है बट वैसा ही है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और आप 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैं ये क्वेश्चन इसमें सेंड की हूँ। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 444 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 मोल हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 5.2 मोल आयोडीन वाष्प से संयोग करके 10 मोल HI दिए, तो H2 रिएक्शन भी दिया है, H2 + I2 और 2HI। तो हमको क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kc। उसने मोल कहा है तब तो मैं Kc ही करूँगी, ठीक है। अगर दाब कहता तो Kp करती। अब रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारा क्या है, H2 + I2 क्या बना रहा है, 2HI। अब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब मान लो ये A है और ये B है, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट बनानी है, तो ये 0 है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसका X अमाउंट, इसका X मोल, कितने मोल बना रहे हैं, तो 2X मोल बना रहे हैं HI के। तो 2X बना रहे हैं तो कुछ तो यहाँ से डिक्रीज होगा। किससे डिक्रीज होगा, A और B से। X, इसका X अमाउंट और इसका X अमाउंट कितना बनाया है, 2X। तो मैं क्या कर सकती हूँ, A - X, यानी कि इसका मान लो 100 था और इसका भी मान लो 100 था, बट ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितने, 2X। तो कुछ तो अमाउंट इससे कम होगा, तो कितना अमाउंट कम होगा, तो X अमाउंट कम होगा। इसलिए मैं लिख सकती हूँ A - X और B - X। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A - X, B - X, और ये क्या हो गया, 2X। अब हमको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम पता है, क्या होता है, प्रोडक्ट Kc अगर लिखूंगी तो प्रोडक्ट पहले लिखूंगी HI, और सामने 2 है तो ये पावर में चला जाएगा। फिर नीचे क्या लिखूंगी, H2 और I2। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से। HI की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो HI की वैल्यू मेरी 2X दी हुई है, तो मैंने HI की जगह रख दिया 2X का स्क्वायर, और H2 का कितना दिया हुआ, A - X, और I2 का B - X, ये भी रख दिया। 2X स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4X स्क्वायर, और A - X, ये B - X। अब वैल्यू क्वेश्चन में मेरी A की वैल्यू 15 दी हुई है, दिया हुआ है, हाइड्रोजन 15 है और आयोडीन 5.2। A कितना 15, A कितना है 15 और B कितना है 5.2। तो A मेरा हो गया 15, B हो गया 5.2, और HI का कितना दिया था 10, और HI क्या है 2X = 10, तो X = कितना आ जाएगा 5। अब X की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी, तो क्या हो जाएगा 4 × X स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी 15, X 5, 15 - 5, 5.2 - 5 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 2016 का, वो आप सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। यहाँ पे लिखा है पोटेशियम क्लोराइड के निम्न तापीय अपघटन में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लागू हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो हमारा द्रव्यानुपाती क्रिया नियम किसके लिए लागू होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, ठीक है। किसके लिए, उत्क्रमणीय, या फिर अब साम्यावस्था पे होता है। अब ये अभिक्रिया कैसा है, ये तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक। तो इसके लिए क्या द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू होगा, तो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्क्रमणीय अभिक्रिया की विशेषता है। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने उत्क्रमणीय की विशेषता में देखा था कि ये अभिक्रिया कैसी होती है, कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट, भौतिक प्रक्रमों में प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा साम्य अभिलक्षण है। तो भौतिक प्रक्रम क्या रहता है, एक बंद पात्र में होता है, सही है।
निकायों में मापे गए, यानी कि अगर मान लो ये बर्फ़ है और ये पानी है, तो दोनों में गति तो हो रहा है और दोनों का अमाउंट कैसा है, लेकिन परिवर्तित नहीं हो, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दोनों का जो अमाउंट है या फिर जो मात्रा है वो समान होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। और दोनों में गति हो रहा है मतलब गतिक होगा परंतु स्थायी स्थिति रहेगी। थर्ड क्या है, साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं। तो साम्य तो होता है लेकिन भौतिक प्रक्रम यहाँ पे रुकती नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, मतलब ये सब आंसर में बोला अभिलक्षण नहीं है, तो ये हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है, किसी ज्ञात तापमान पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक किस पे डिपेंड करता है? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। साम्यावस्था पर उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। और पहला दिया हुआ है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो आंसर मेरा हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक मतलब जब अभिक्रिया हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, जब मैंने लिखा था ना अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए इसका अमाउंट है और ये 0 है, तो ये प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक पे नहीं होता, कब डिपेंड करता है? जब थोड़ा अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो सांद्रता रहेगी उस पर वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य व्यंजक लिखो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे आंसर आपको ये लग रहा होगा, आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? Kc इज इक्वल टू ऊपर होना चाहिए P4O10 और नीचे होना चाहिए P4 और O2 और सामने 5 है तो ऊपर पावर में चला जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों ऐसा? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना, जब भी सॉलिड दिया हो, सॉलिड में कोई कंपाउंड, तो सॉलिड को हम कभी भी यूनिट मान लेते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं उसकी वैल्यू, उसको लेते नहीं हैं। या फिर ये कह सकते हैं सॉलिड यानी ठोस अवस्था में जब होता है तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। तो केवल हम किसको लेंगे? जो गैस स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है। कभी भी सॉलिड हो या लिक्विड, ठोस हो या द्रव, उसको हम कांस्टेंट यानी 1 मानेंगे, लेकिन जब एक्वस या गैस दिया हो तब हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे देख लें, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरा Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। कुछ नहीं दिया मतलब 1, तो मैं लिख सकती हूँ 1/, ये इसका भी वैल्यू क्या है? 1, तो क्या लिख सकती हूँ? O2, और O2 के सामने क्या है? 5, तो O2 की पावर 5। ये हमेशा याद रखना, ये नोटेबल चीज़ है कि कभी भी सॉलिड यानी ठोस और लिक्विड यानी द्रव में दिया हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1, यानी कि कांस्टेंट होगी या 1। केवल गैस में दिया हो या एक्वस तो उसकी वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट है द्रव्यानुपाती का नियम। तो क्या कहता है उसका नियम? तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? तो किसके समानुपाती होती है? तो अभिकारकों के मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। अब मोलर सांद्रता क्यों? क्योंकि मोलर सांद्रता इसलिए क्योंकि लिक्विड में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, इसलिए उसकी मोलर सांद्रता। रासायनिक अभिक्रिया ए से बी में निकाय साम्यावस्था में कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब 50% परिवर्तित होगा, ए बी में परिवर्तित होगा, ए का केवल 10% में, ए का केवल 10% ना, डी होगा इसका आंसर। दोनों और ए से बी और बी से ए में परिवर्तन होगा, तब अभिक्रिया कैसा होगा? साम्यावस्था में। ये मैंने बताया। अब इस बेसिस पे अब 2016 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है। इसमें बताना है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण। कौन सा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण? मेरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है, आप लोग के पास पेपर होगा तो देख लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा सी। ठीक है, CaCO3 तापीय विघटन कैसा है? उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, दोनों है, कैसा है? ये आप लोग बताना कैसा है।
18 क्वेश्चन 3A 2B C, इसके लिए साम्य स्थिरांक लिखना है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए Kc लिखना है, ये भी आप लोग लिख के बताइएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये 10th क्वेश्चन मेरा सेम ऐसे बनेगा इस तरह से। तो वो 10th क्वेश्चन भी आप ही बनाइएगा, और अगर नहीं बनेगा तब आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस क्लास की यानी ACF के नेक्स्ट क्लास की वीडियो देखनी है तो आप बेल आइकन का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।